हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम कुमार। आज हम फिर से आ गए हैं एचपी का एक नया लेक्चर लेके। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि जीवन का एक मूल आधार है, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, या कहें कि अगर वो ना हो तो जीवन ही नहीं होगा। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, सभी जगह वो चीज़ ज़रूर प्रेजेंट होती है। क्या है वो चीज़? तो आज हम पढ़ेंगे। वो चीज़ है हमारा सेल। कहा जाता है कि सेल के बिना क्या होता है, जीवन ही संभव नहीं है। जीवन की एक जो मूल इकाई है, जीवन का एक जो बेसिक यूनिट है, वो होता है सेल। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने क्या कही, सेल क्या है? सेल हमारा एक बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है। सेल को क्या कहा जाता है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ क्यों कहते हैं? देखिए, जो शरीर का जो सबसे छोटा हिस्सा या सबसे जो पहला हिस्सा होता है, वो हमारा सेल होता है। ठीक है, बिना सेल के जीवन ही संभव नहीं है। अगर सेल नहीं है तो जीवन ही नहीं है। ठीक है, जो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जो होते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, वो सभी किन से मिलके बने होंगे? सेल से बने होंगे। चाहे एक सेल हो या चाहे बहुत सारे सेल हों, लेकिन मिलके किससे बने होंगे? सेल से मिलके बने होंगे। इसीलिए हमने क्या कहा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, आगे हमने लिखा है कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक सेल से क्या होता है? बहुत सारे सेल बनते हैं। आगे हम फर्दर देखेंगे। ठीक है, एक सेल से क्या होता है? बहुत सारे सेल बनते हैं। फिर उन सेल के ग्रुप के साथ क्या बनता है? टिश्यूज बनते हैं। फिर टिश्यूज के ग्रुप के साथ क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है हमारा। ठीक है, फिर टिश्यूज के ग्रुप के साथ बनते हैं ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। फिर सबसे लास्ट में बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म। बेसिकली सेल से ही ये सारी चीज़ें मिलके बनी है। तो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे काम करेंगे, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारा नेचर कैसा होगा, ये सभी डिपेंड किस पे करता है? हमारे सेल पे डिपेंड करता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारा नेचर कैसा होगा, हम लड़ाकू होंगे या हम बहुत अच्छे होंगे, या हम पेशेंस वाले हैं या हम शांत हैं। ये सभी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है? सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है। हमारा सेल्स कैसे होगा? बेसिकली आप जो जीन्स कहते हैं, वो जीन्स आए कहाँ से? वो सेल से ही तो फर्दर डिवाइड होके आए हैं। ठीक है, और फिर हम कैसे काम करेंगे? अभी हमने जाना कि हम दिखेंगे कैसे, वो भी डिपेंड करता है सेल पे। और हम फर्दर कैसे काम करेंगे, हम कैसे चलेंगे, या कैसे हमारी बॉडी का ऑर्गेन फंक्शन करेगा, कितने अच्छे से वो फंक्शन कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें डिपेंड करता है हमारा सेल पे। अभी तक हमने जाना है कि सेल क्या होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, इसीलिए हमने आगे लिखा है ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन सेल। वन सेल को हम कहते हैं यूनिसेलुलर, और मोर देन वन सेल। कहने का मतलब क्या है? जो सभी ऑर्गेनिज्म जो बने हैं, या तो वो एक सेल से मिलके बने हैं जिनको यूनिसेलुलर कहा जाता है, या फिर वो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं जिनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। आगे चल के हम सभी के बारे में जानेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर किसी चीज़ में सेल ही ना हो तो क्या वो लिविंग होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर कहीं किसी में सेल ही ना हो, ठीक है, तो वो नॉन लिविंग होगा, वो लिविंग में नहीं आएगा। कहने का मतलब है सेल जो है हमारा जीवन का या लाइफ का एक मूल आधार है, बेसिक यूनिट है। ठीक है, सेल बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा। ठीक है, आपके मन में एक सवाल आएगा कि जो वायरस है, वायरॉइड्स है या प्रायोन्स है, ठीक है, वायरस है, वायरॉइड्स है या फिर प्योन्स होते हैं, क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? तो देखिए, वायरस के पास सेल नहीं होता, वायरॉइड्स के पास सेल नहीं होता, और प्रायोन्स के पास भी सेल नहीं होता। इसीलिए क्या है, ये नॉन लिविंग में आते हैं। लेकिन ये जब होस्ट सेल, इनको लिविंग होने के लिए या फिर रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। होस्ट सेल का क्या मतलब होता है? होस्ट मतलब हम।
अगर इनको फर्दर ग्रो करना है तो इनको हम चाहिए, हमारे बिना इनका जीवन संभव ही नहीं है। अगर नेचुरल इन्वायरमेंट में वायरॉइड्स, वायरस या फिर प्रायोन्स हैं तो वो नॉन लिविंग हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हमारे शरीर में आ गए तो बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करते हैं, बहुत तेज़ी से अपनी वृद्धि करते हैं, बहुत तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ा देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कोविड वायरस। अगर कोविड वायरस नेचुरल इन्वायरमेंट में है तो वो नॉन इफेक्टिव है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो हमारे अंदर है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, हमारे शरीर में बहुत नुकसान करता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में रेप्लिकेट करता है विद इन सेकेंड्स या फिर विद इन मिनट्स। तो अभी हमने जाना कि देयर इज नो लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल, विदाउट अ सेल, की सेल के बिना क्या है, जीवन ही संभव नहीं है। वायरस जो है वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग है, लेकिन अगर वो हमारे अंदर आ जाता है तो बहुत जल्दी रेप्लिकेट कर देता है, ठीक है। इसीलिए वायरस को बॉर्डर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है कि ये बॉर्डर पे है, ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, ठीक है। ये बॉर्डर लाइन पे आते हैं, अगर इनको होस्ट सेल मिल गया तो बहुत जल्दी से रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। अभी हमने इतना जान लिया है, अब आगे देखते हैं। देखिए अगली बात करते हैं हम यूनिसेलुलर की। अभी हम आगे अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली अभी देख लेते हैं। क्या अगर एक सिंगल सेल हो तो जीवन संभव है? अगर बहुत सारे सेल हैं हो तो हमने जान लिया कि जीवन होता है, क्योंकि बहुत सारे सेल से टिश्यूज़ बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, फिर फर्दर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन अगर खाली एक ही सेल हो तो क्या जीवन संभव है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर एक सेल है तो उसको यूनिसेलुलर कहा जाता है और जीवन बिल्कुल संभव है, ठीक है। फर्दर एक सेल भी अपने सारे काम कर सकता है, इंडिपेंडेंट वो एग्जिस्ट कर सकता है। अगर एक सेल है तो अपने सारे फंक्शन कर सकता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो जो फंक्शन होते हैं वो सभी चीज़ें कर सकता है, फर्दर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ, मतलब वो सभी फंक्शन कर सकता है जीवन के जीने के लिए, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, सभी वो फंक्शन अपने सिंगल सेल से कर सकता है। जो भी जीवन के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है, वो सारे फंक्शन एक सिंगल सेल कर सकता है, ठीक है। अगर उसके पास एक सिंगल सेल भी नहीं है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने ये जाना है कि अभी तक एक सिंगल सेल भी नहीं है अगर किसी के पास, तो जीवन संभव नहीं है। अब अगर हमने सेल के बारे में इतना जान लिया है तो अब हम आगे चलते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में कि इसको किसने खोजा, ठीक है। इसकी खोज किसने करी? तो इसकी खोज करी है रॉबर्ट हुक ने करी है। किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने करी है, 1665 में करी थी। ये है हमारे रॉबर्ट हुक, ठीक है। इन्होंने 1665 में ही हमारे सेल की खोज कर दी थी, लेकिन इन्होंने जो खोजा था वो डेड सेल खोजा था। जो इन्होंने डिस्कवरी करी थी वो डेड सेल की करी थी, ठीक है। डेड सेल की इन्होंने क्या करी थी? डिस्कवरी करी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, देखो सेल तो बहुत छोटा होता है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, तो इन्होंने फर्दर अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, फिर उन्होंने उसके अंदर एक डेड सेल देखा, मतलब एक कॉर्क थी, एक छाल थी, इस टाइप की वो कॉर्क थी, मतलब इस टाइप की एक छाल थी जो कि डेड सेल की, पेड़ की एक छाल जो होती है ना, कॉर्क, वो थी, ठीक है। तो उन्होंने इसके अंदर सेल्स को देखा, इन्होंने अपने खुद के माइक्रोस्कोप में देखा। किस में देखा? सेल्फ माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में देखा था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले डेड सेल की खोज करी और इन्होंने सबसे पहले अपने माइक्रोस्कोप में देखा था इसको, ठीक है, अपने, क्योंकि देखो सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अगर इन्होंने सबसे पहले डेड सेल की खोज करी तो लिविंग सेल की किसने खोज करी होगी? तो लिविंग सेल की सबसे पहले खोज करी थी एंटोनी लिवेनहुक ने करी थी। सबसे पहले किसने करी थी? एंटोनी लिवेनहुक ने किसकी खोज करी थी? लिविंग सेल की करी थी,
किसकी करी थी? लिविंग सेल की खोज करी थी। और इन्होंने इस लिविंग सेल की खोज लगभग 9 साल बाद करी थी। ठीक है, इन्होंने इस लिविंग सेल की खोज लगभग 9 साल बाद करी थी। अब देखो यहां तक तो ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? डेड सेल की खोज कर दी। और एंटोनी लेवेनहुक ने क्या किया? लिविंग सेल की खोज कर दी। फिर बात आती है कि ये न्यूक्लियस कहाँ से आया। तो इस जो न्यूक्लियस की खोज करी ये रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करी है। न्यूक्लियस की जो खोज करी है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोज करी थी। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज करी थी? जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है इन्होंने उसकी खोज करी थी। और कब करी थी ये? इन्होंने 1831 में करी थी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अभी तक हमने जान लिया है कि सेल क्या होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर क्या होता है, मतलब क्या एक सेल से हमारा जीवन संभव है? क्या एक सेल वो सभी काम कर सकता है जो जीने के लिए ज़रूरी होता है? ठीक है, ये जाना। इसके बाद हमने जाना कि सेल की खोज किसने करी, डेड सेल की सबसे पहले खोज किसने करी, लिविंग सेल की सबसे पहले खोज किसने करी और न्यूक्लियस की खोज किसने करी। इसके बाद ये हम जानते हैं कि सेल की थ्योरी क्या होती है। बेसिकली इतना सब कुछ अब हमने जान लिया है तो अब हम ये समझ सकते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है या इस थ्योरी को किसने दिया और ये थ्योरी क्या कहती है अपने आप में। ठीक है, तो जो सेल थ्योरी है ये दो बंदों ने मिलके दी। सबसे पहले थे इसके अंदर शिडन और दूसरे बंदे थे इसके अंदर श्वान। ठीक है, सबसे पहले क्या थे? शिडन और श्वान। अब जो शिडन थे उनका पूरा नाम था मैथियास शिडन। क्या नाम था? मैथियास शिडन। और ये जो थे ये जर्मन बोटेनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बोटेनिस्ट थे। ठीक है, बोटेनिस्ट क्या होता है? देखिए, बोटेनिस्ट उन्हें कहते हैं जो कि पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं वो बोटेनिस्ट कहते हैं उनको। और ये जर्मन से थे। यही थे हमारे मैथियास शिडन। कौन थे? हमारे मैथियास शिडन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो सभी पेड़ पौधे होते हैं किससे मिलके बने होते हैं? हमारे सेल से मिलके बने होते हैं। ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल। जो सभी पेड़ पौधे होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? हमारे सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही कहा था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे थियोडोर श्वान। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैथियास से समझ में आ रहा है मेथी। सब्जी मंडी में आपने मेथी बहुत सुना होगा, घर में भी मेथी बहुत सुना होगा। तो मेथी से हम समझ सकते हैं कि ये बोटेनिस्ट थे। ठीक है, अगला आता है हमारा थियोडोर श्वान। श्वान से समझ सकते हैं कि जानवर था। और ये जो थे हमारे ये थे हमारे जूलॉजिस्ट। क्या थे ये? जूलॉजिस्ट थे हमारे। ठीक है, अब देखिए थियोडोर श्वान जो थे वो बेहद समझदार और बेहद इंटेलिजेंट। जो थियोडोर श्वान जो थे वो बेहद समझदार थे। और इन्होंने भी जैसे कि हमारे मैथियास शिडन ने कहा कि सभी जो प्लांट्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? हमारे सेल से मिलके बने होते हैं। ऐसे ही इन्होंने कहा कि जो सभी एनिमल्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? हमारे सेल से मिलके बने होते हैं। जो ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ या फॉर्म्ड ऑफ द सेल। लेकिन ये यहीं पे ही नहीं रुके, इन्होंने बहुत इसमें रिसर्च किया। इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ देखा कि जो एनिमल जो सेल होते हैं इनके बाहर एक लेयर है। जो एनिमल का जो सेल होता है इसके बाहर जो होती है एक लेयर होती है जिसको आगे चल के हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तब तक ये नाम नहीं रखा गया था। इन्होंने बस इतना ही कहा कि जो एनिमल जो सेल होता है उसके बाहर क्या होता है? हमारा एक मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन कहा था इन्होंने। ठीक है, ये देख सकते हैं एक आउटर लेयर ऑन अ एनिमल सेल। ये देख सकते हैं रिपोर्टेड अ थिन आउटर लेयर ऑन अ सेल, जिसको आगे चल के हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानने लगे। बेसिकली यही थे हमारे थियोडोर श्वान। बहुत इंटेलिजेंट बंदे थे। लेकिन ये यहाँ पे भी नहीं रुके। इन्होंने क्या किया? प्लांट्स में भी जाके देखना शुरू किया। ये बेसिकली जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब जो कि एनिमल्स की स्टडी करते हैं उनको जूलॉजिस्ट कहते हैं। जो पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं उनको बोटेनिस्ट कहते हैं।
ये अपने फील्ड से बाहर जाके इन्होंने और देखा कि प्लांट्स में क्या क्या होता है। तो इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो प्लांट्स में जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल वॉल एक होता है जो कि बेहद यूनिक है, और वो सेल वॉल हमारे एनिमल्स में नहीं होता है। वो सेल हमारे एनिमल्स में नहीं होता है। यहाँ पे आप नोट लगा दें, ठीक है। वो जो सेल वॉल होता है वो एनिमल्स में नहीं होता है, एनिमल के सेल में नहीं होता है, वो सिर्फ होता है हमारे प्लांट्स के सेल में, ठीक है। इतना समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने जाना कि मैथियास ने क्या कहा कि प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, और श्वान ने क्या कहा कि जो सभी एनिमल जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। और फर्दर उन्होंने कुछ और चीज़ें भी बताई लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, लेकिन उस टाइम तक हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते नहीं थे। फिर इन दोनों ने मिलके कंक्लूजन दिया, मतलब इन दोनों ने मिलके कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। मैथियास ने कहा कि मैं श्वान की बात मानता हूँ, श्वान ने कहा कि मैं मैथियास की बात मानता हूँ, ठीक है। इन दोनों ने मिलके एक कंक्लूजन दिया और कहा कि हाँ, जो सभी जो प्लांट्स होते हैं और जो सभी एनिमल्स होते हैं वो सेल से ही मिलके बने हैं, और जो उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं वो भी किससे मिलके बने हैं, हमारे सेल से ही मिलके बने हैं। वो भी किससे मिलके बने हैं, हमारे सेल से ही मिलके बने हैं, ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल, ठीक है। इन दोनों ने ये कहा। फिर एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, आगे फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। चलिए ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलके बने हैं, और आपने कहा कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी सेल से मिलके बने हैं, लेकिन ये सेल कहाँ से आया, ये सेल बना कहाँ से? ये क्वेश्चन पूछा हमारे रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। इन्होंने पूछा कि जो सेल है ये बना कहाँ से। तो इन्होंने फर्दर स्टडी करी और इन्होंने जाना कि वो जो सेल है, सेल जो कंपोज्ड हुआ है वो खुद से ही कंपोज्ड हुआ है, कहने का मतलब। और इन्होंने कहा कि जो सेल जो बना है वो खुद से ही बना है, खुद से ही वो डिवाइड होके बना है। मतलब एक सेल क्या है, वो फर्दर 2 सेल में डिवाइड हुआ, फिर 2 सेल फर्दर अपने 4 सेल में डिवाइड हो गए, फिर ये 4 सेल अपने फर्दर 8 सेल्स में डिवाइड हो गए, 8 सेल 16 में, ऐसे ही फर्दर डिवीजन होता रहा और हमारे ऑर्गेनिज्म बन गए। कहने का मतलब है एक सेल से ही हमारे दूसरे सेल की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो सभी सेल्स बने हैं वो पिछले के या फिर खुद से ही मिलके बने हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही मिलके बने हैं, ठीक है। इन्होंने ये कहा, यही थे हमारे रुडोल्फ, ठीक है। इतना आज जान लिया है, आज के लिए बस इतना ही। यहीं तक हमारी सेल थ्योरी थी। नेक्स्ट हम जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।